हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास में देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम को हम कैसे पास आउट करें। जिनका एग्ज़ाम है जनवरी में वो देखेंगे एग्ज़ाम को कैसे हम पास आउट करें। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने लोग पास फेल हुए, क्यों इतने ज़्यादा लोग फेल हुए हैं। सिलेबस देखेंगे हम पेपर 1 का, पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सीटेट में कितने नंबर के हमारे एग्ज़ाम होते हैं, टाइम देखेंगे, मोड क्या देखेंगे, ऑनलाइन होगा इस बार कि ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग देखेंगे है कि नहीं, पास देखेंगे, पास आउट जनरल में कितने लोग, क्या नंबरिंग है जनरल की और कैटेगरी वालों की। उसके बाद वैलिडिटी इसकी देखेंगे और ये देखेंगे हम जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है उसमें कितने नंबर का आपका पेडागॉजी आती है और पैसेज, ठीक है। और पैसेज में हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सारा कुछ हम देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखेंगे हम सीटेट एग्ज़ाम को कैसे पास आउट करें। जिनका पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ज़रूर देखें, उनको ज़रूर थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। देखिए सीटेट एग्ज़ाम कैसे पास आउट करें, ठीक। देखिए जो हमारा भी इसके पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, वो हमारा ऑफलाइन हुआ था। इसके पहले वाला जो एग्ज़ाम था अगस्त के पहले, वो सारे एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन थे। 2019 तक के आपके पेपर, जो 11 से आपके पेपर होने स्टार्ट हुए हैं और 11 से 19 तक के आपके पेपर वो ऑफलाइन हुए थे। उसके बाद आपका पेपर 20 से 22 तक का पेपर जनवरी तक जो हुआ था आपका वो ऑनलाइन था। और ये जो अगस्त में आपका हुआ है ये अगस्त को जो आपको एग्ज़ाम हुआ 2023 में, ये आपका ऑफलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम इजी होता है, लेकिन जो इस बार अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा टफ था। रीज़न आप देख सकते हैं। देखिए फॉर्म टोटल लोग इतने फिल किए थे, 15 लाख लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए थे सीटेट का, और उसमें से 12 लाख लोग उपस्थित हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक। और पास कितने हुए, 2,98,000। देख रहे हो आप, 2,98,758 लोग पास हुए थे। फॉर्म कितना फिल हुआ था, 15 लाख। आप मोटा मोटा ले सकते हो कि वनली 15 लाख फॉर्म फिल हुआ, 12 लाख लोग एग्ज़ाम में हॉल में उपस्थित हुए एग्ज़ाम देने के लिए, और पास आउट कितने लोग हुए, 2,98,000। और देखिए पेपर 2 का क्या हाल है, पेपर 2 का तो और बुरा हाल है। इसमें पास आउट कितने हुए हैं, वनली 1 लाख लोग पास हुए हैं। फॉर्म 14 लाख लोगों ने फिल किया था, 14,02,022 लोगों ने। और एग्ज़ाम हॉल में जितने लोग एग्ज़ाम दिए थे 11,66,178, और पास आउट हुए हैं वनली 1 लाख। देख रहे हैं कितने बच्चे, 10 लाख लोग फेल हुए। क्यों फेल हुए हैं, इसका रीज़न आप देखिए, इतने सारे बच्चे क्यों फेल हुए हैं। या तो वो ठीक से पढ़े नहीं, क्लास नहीं लिए, सिलेबस नहीं लिए, PYQ नहीं किए, यही सारा रीज़न हो सकता है ना। तो ये गलती आप ना करें, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। देखिए ये अगली बार का है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। हम लोग एग्ज़ाम देते थे, कोई ऐसे बताने वाला नहीं था, ठीक। तो आप लोग को ये बताया जा रहा है, आप लोग पहले से ये गलतियाँ सुधार लें अपने, अभी टाइम है। और अब तो टाइम भी बहुत कम मिलता है, इसके पहले 6 महीने टाइम मिला करता था, अब तो 2 महीने, नवंबर चल रहा है आपका, दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो आपको टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना है अपना, ठीक है। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग एक कॉपी पेन लीजिए, कितने दिन क्या मैनेज करना है उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, ठीक। क्योंकि अगर आपका देख रहे हैं बिहार में आपका एग्ज़ाम हो रहा है इस बार, अगर आप उसमें देखिए वैलिड ही नहीं है तो आपकी एक वैकेंसी चली जा रही है। 5-5 साल में तो वैकेंसी आती है। यूपी में तो बहुत बुरा हाल है, बिहार में तो दे भी दिए हैं। बट अगर आपका सीटेट ही नहीं है और बिहार का एग्ज़ाम अपने स्टेट टेट तो क्वालिफाई किया नहीं है, फिर तो आपकी वैकेंसी चली जाएगी ना। इसलिए कोशिश करें जितना जल्दी, ये नहीं कि इस बार नहीं पास आउट होंगे, अगली बार, साल में 2 बार तो सीटेट का एग्ज़ाम होने ही लगा है। तो ऐसा नहीं है, आपके सामने जो एग्ज़ाम है कोशिश करें उसको एक बार में क्लियर करें। ऐसे थोड़ी ना बार बार आप सीटेट देते रहेंगे। देखिए हम सिलेबस देख लेंगे, उसके पेपर 1 में आपका जो सिलेबस है उसको देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं। ये आपके सब्जेक्ट हैं और ये आपके मार्क्स हैं। सब्जेक्ट आपके देखिए CDP आपकी बाल मनोविज्ञान 30 नंबर की आती है, मैथ आपका 30 नंबर का आता है, और EVS पर्यावरण अध्ययन आपका 30 नंबर का आता है।
और लैंग्वेज फर्स्ट आपकी 30 नंबर की है, लैंग्वेज सेकंड भी आपकी 30 नंबर की है। ठीक, देखिए लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में जो आपको कन्फ्यूज़न होगी, अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट फॉर्म फिल करते टाइम, आपने तो फॉर्म फिल कर दिया होगा ना, तो लैंग्वेज फ़र्स्ट में अगर आप हिंदी लिए हैं तो लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी नहीं ले सकते, या फिर लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत लीजिए, इंग्लिश लीजिए या उर्दू लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो ना। अगर आप साइंस के बच्चे हो, इसमें तो ये है नहीं, तो जो आप, ऐसा नहीं है कि साइंस वाले बच्चे इंग्लिश लेंगे, संस्कृत वो भी ले सकते हैं। ठीक, अगर आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत लीजिए, अगर आपको उर्दू आती है तो आप उर्दू लीजिए लैंग्वेज सेकंड, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश लें। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड आपकी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेंगे तो ये आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप जो लैंग्वेज सेकंड लेंगे इंग्लिश, उसमें आपका दोनों पैसेज जो है वो जो होता नहीं है गद्यांश और पद्यांश का, तो ये हो जाएगा, आपको एक पैसेज गद्यांश का मिलेगा और एक पैसेज आपको पद्यांश का मिलेगा। ठीक, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेंगे, अगर आप पहले लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश ले लिए तो लैंग्वेज सेकंड हिंदी लेंगे तो उसमें आपको दोनों पैसेज जो है पद्यांश का मिलेगा, तो उसमें जो है आंसर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। गद्यांश में जो होता है उसमें हम ढूंढ लेते हैं। ठीक, तो आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लें और लैंग्वेज सेकंड आप कुछ भी ले सकते हैं, संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपका सिलेबस है। पेपर 2 में भी सेम होता है, बस उसमें ईवीएस नहीं आता। आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। ये आपका पेपर 1 वालों के लिए। ठीक, इसमें जो है जीडीपी में हम यहाँ बता दे रहे हैं, देखिए हर सब्जेक्ट में आपको 15 नंबर की पेडागॉजी मिलेगी। ठीक, 15 नंबर की इसमें भी आएगी, 15 नंबर की मैथ में आएगी, 15 नंबर की पेडागॉजी आपकी ईवीएस में भी आएगी, लैंग्वेज फर्स्ट में भी आएगी और लैंग्वेज सेकंड में भी आएगी। और ये जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है, इन दोनों की जो पेडागॉजी है वो थोड़ा सेम है, बस लैंग्वेज का फ़र्क रहेगा। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें हिंदी का पेडागॉजी सेम है और इंग्लिश की भी पेडागॉजी सेम ही आती है। ठीक, तो देख लीजिए 15-15 नंबर आपकी पेडागॉजी होती है। ये ना करिए आप ग्रामर पढ़ने में टाइम ना ख़राब करें, उससे बेहतर है कि आप पेडागॉजी को समझें। ठीक, पेडागॉजी तो लुटी नहीं जा सकती ना। देखिए पेपर 2 का क्या सिलेबस है। देखिए पेपर 2 में आपका 4 सब्जेक्ट हैं और पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट। इसमें से क्या कटा है आपका ईवीएस। ईवीएस आपका पेपर 2 में नहीं है। ठीक, और इस बार तो बीएड वाले बेचारे प्राइमरी से बाहर हो गए हैं, तो उनको ज़रूरी है कि वो पेपर सेकंड ज़रूर क्वालिफाई करें। पेपर 1 ना पढ़ें, पेपर 2 पढ़ें। वैसे तो 90 नंबर आपका सेम होता है, क्योंकि इसमें भी सीडीपी 30 नंबर की आती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर की। ये 90 नंबर आपके सेम हो गए, पेपर 1 का ही सेम है। तो आप पेपर 1 बीएड वाले बच्चे ना पढ़ें, पेपर 2 ज़्यादा फोकस करें। ठीक, इसमें भी सेम है, ये नहीं है कि आपका पेपर 1 में जो सीडीपी पूछी जाती है वो पेपर 2 में सीडीपी आपकी अलग होगी, ऐसा नहीं है। बस उसमें ऐसे क्वेश्चन में डाल देगा, उसमें प्राथमिक स्तर पर पूछेगा, इसमें उच्च स्तर पर पूछेगा। ठीक, ये होता है बस, बाकी आपका पूरा सेम सिलेबस है। ये आपकी सीडीपी 30 नंबर की हो जाएगी। और लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड ये हमने आपको बताया, या आप हिंदी इंग्लिश ले सकते हो या हिंदी संस्कृत ले सकते हो। ठीक, और ये जो है 60 नंबर आपका, ये ऐसा नहीं है कि आर्ट वाले बच्चे साइंस लेंगे। देखिए जो आर्ट वाला बच्चा होगा वो आर्ट लेगा, आर्ट में उसकी एसएसटी पूछी जाती है ना, वो 60 नंबर की आएगी। बट जो साइंस वाला बच्चा है उसका साइंस के 30 नंबर होंगे और 30 नंबर आपके मैथ के होंगे, तो 60 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक, जो बच्चा बीएससी किया होगा वो तो साइंस लेगा, जो आर्ट्स लिया होगा वो अपना सोशल साइंस वगैरह पढ़ेगा। ठीक, उसका 60 नंबर का वो होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप साइंस के हैं तो आप साइंस चूज करेंगे, अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स लेंगे। ठीक, तो वो आपकी 60 नंबर की आएगी। तो आपके टोटल कितने हुए, 150 नंबर पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं और 150 नंबर आपके पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। ठीक, आप जो पढ़ेंगे सीडीपी, ऐसा नहीं जो डीएलएड जिन्होंने किया होगा वो पेपर 1 की तैयारी कर रहे होंगे तो पेपर 2 में भी आपका 90 नंबर सेम ही हो जाता है। बस आपको साइंस आर्ट्स थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बाकी सेम होता है आपका। तो आप दोनों डीएलएड वाले भी बच्चे दोनों पेपर क्वालिफाई करें। ठीक, देखिए अब हम देखेंगे ये मार्क्स कितना होता है टोटल। देखिए टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 150 नंबर आपके पेपर 1 के भी होते हैं और पेपर 2 के भी होते हैं। टाइम कितना मिलता है, देखिए 150 क्वेश्चन है, 150 आपको मिनट भी मिलेगा और आपका टोटल 2.5 घंटा। ठीक, तो 150 मिनट पर क्वेश्चन आप 1 मिनट
मैनेज कर सकते हैं ना। मैथ में आपका ज़्यादा टाइम लगता है, CTP अगर आपकी अच्छी है तो आप 20 मिनट में भी कर सकते हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक। तो वहाँ से आप 10 मिनट निकाल सकते हो, आप मैथ में लगा सकते हो, ऐसे आप मैनेज कर सकते हो, ठीक। मोड क्या होगा आपका इस बार, OMR सीट मिलेगी आपको, ऑफलाइन मिलेगा आपका पेपर, ठीक। जो OMR सीट होती है ना उस पर आपको गोला बनाना होता है, वैसे आपको मिलेगा, गोला बनाना पड़ेगा आपको, ठीक। ऑफलाइन बस ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये होता था गोला नहीं बनाना पड़ता था, आप टिक करके आगे बढ़ जाते थे। ऑनलाइन एग्ज़ाम ईजी होता था, बट देखिए सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो होती है उनकी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, अगर आपको देखो क्लियरिटी है अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप रट्टा लगा के कोई भी 10 दिन में रट्टा लगा के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं है, फिर आपका मार्क्स भी नहीं बनेगा ना, क्योंकि 90 नंबर लाना तो ज़रूरी होता है, चाहे आप कैटेगरी से हो। क्योंकि अगर आप अदर स्टेट में जब वैकेंसी आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिल्ली में वैकेंसी आई है या बिहार में वैकेंसी आई है, तो अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको सीटेट में 90 नंबर के ऊपर लाना होता है, वरना नहीं तो अगर आप कैटेगरी से हैं तो आप 82 पे तो क्वालिफाई हो जाता है एग्ज़ाम, बट स्टेट में जब वैकेंसी निकलेगी तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपका 90 के ऊपर है तो आप कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप 90 के ऊपर लाएँ। बहुत सारे देखो अब तो सीटेट में बहुत अच्छे अच्छे नंबर आने लगे हैं, 130 आने लगे हैं, 140 आने लगे हैं, तो आप 90 के ऊपर कोशिश करें, ज़रूर लाएँ, ठीक। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, जब कोई निगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो पूरा क्वेश्चंस आपको करना है, कोई क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है, ठीक। पास देखिए जनरल वालों का 90 नंबर होता है, कैटेगरी से अगर आप हैं कोई OBC वगैरह तो आप 82 ला सकते हैं, बट अगर आप 82 ला रहे हैं तो अपने स्टेट में ही वैलिड होंगे, अदर कहीं वैकेंसी निकलती है तब आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। सपोज दैट आप OBC हैं और आपका 82 नंबर आया है और दिल्ली में वैकेंसी आ गई है तो आप फॉर्म वहाँ नहीं फिल कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि वहाँ आप जनरल में काउंट होंगे, तो जनरल का 90 नंबर ज़रूरी होता है ना, ये बात है। वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम हो गई है, अगर एक बार आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए तो आप एग्ज़ाम दें, एक बार भी ना एग्ज़ाम दें, ज़रूरी नहीं है। बस पहले ऐसा होता था, वैलिडिटी कितनी थी, 7 साल थी, बट ऐसा हो गया आप एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए तो दोबारा आप एग्ज़ाम दें या ना दें, ठीक है। एग्ज़ाम नंबर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक, बट कोशिश करें आप एक ही बार में ही अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, ठीक। तो ये सारी कुछ बातें थी। देखिए अब हम पैसेज के बारे में देखेंगे, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। देखिए क्या करना है हमें, बहुत सारा हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास 2 महीना आप मान के चलें, दिसंबर और जनवरी में आपका 21 को कितने को एग्ज़ाम ही है, ठीक, नवंबर आपका चल ही रहा है। सिलेबस पहले आप देखें सिलेबस क्या है आपका, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको ज़रूर लगाना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे, यहाँ तक कि हम कह रहे हैं आपका 15-15 नंबर मैच कर जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से अगर आप 2023 तक के लगा सकते हैं तो देखिए, क्योंकि ऑफलाइन का पेपर तो आसान होता है, प्रीवियस ईयर अभी अगस्त तक आप लगाएंगे, एक ही एग्ज़ाम हुआ है, बट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो कई शिफ्टों में होता है ना, 20 दिन 25 दिन ऐसे एग्ज़ाम आपका चलता है, तो उसमें बहुत सारी शिफ्ट हो जाती है, तो बहुत सारे पेपर हो जाते हैं, क्योंकि 20 के पेपर और 21 के पेपर इनको लगाने में टाइम लग सकता है। बाकी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम आपके हुए थे 2011 से 19 तक के, वो सारे तो एक सेट हैं, आप जल्दी से लगा सकते हो ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, ना कि आप ये मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे ज़रूर। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट लगाते थे, उनके बहुत अच्छे नंबर आते थे, बट एग्ज़ाम में गए क्या तो उनका नंबर कम हो गया। तो बेहतर है आप ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से, देखिए अगर टाइम नहीं है आपके पास तो बेहतर है आप मॉक टेस्ट ज़्यादा ना ही लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें, ठीक। कोई अलग से बुक वगैरह पढ़ने के लिए ना ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। प्रैक्टिस सेट के लिए आप बुक खरीद सकते हो, प्रैक्टिस क्योंकि आपकी ज़रूरी है सेल्फ। बाकी हम पहले एक टॉपिक कराते हैं, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2011 से 23 तक के आए हुए हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ना, इसीलिए हम एक टॉपिक कराने के बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक। NCERT आपको पढ़नी है, जैसे आपका 60 नंबर का मैथ है, साइंस है, तो साइंस जो है आपकी वो आप 6 to 8 की साइंस पढ़ सकते हो, NCERT की बुक, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे, क्योंकि NCERT से ही पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए हम लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में हमें क्या करना है। जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी ली है, लैंग्वेज सेकेंड अगर आपने इंग्लिश ली है या संस्कृत ली है,
तो आपका उसमें 15 नंबर का पैसेज तो आएगा, लैंग्वेज फर्स्ट में भी आएगा, लैंग्वेज सेकंड में भी आपका 15 नंबर का पैसेज आएगा। तो टोटल पैसेज ही आपका 30 नंबर का हो जा रहा है। तो पैसेज कहाँ से आपको करना है? देखिए पैसेज कोई टीचर वगैरह आपको नहीं बता देगा कि वही एग्जाम में आ जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके पूछे गए हैं वही सारे अगर आप पैसेज रोज़ डेली अगर आप 1-2 पैसेज करते हो तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक, देखिए पैसेज में टाइम लगता है, टाइम हमारे पास पर क्वेश्चन 1 ही मिनट होता है ना, अगर आप निकालें तो, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट ही हमें मिलते हैं। तो आप ये टाइम अगर ज़्यादा टाइम रहेगा तब तो आप पैसेज कर ही लेंगे ना। पैसेज में टाइम लगता है तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। ठीक, और कोई तरीका नहीं है पैसेज को सॉल्व कराने का, ये आप प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ है। आप सीटेट एग्जाम भी क्वालिफाई करने जा रहे हो, जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए रहोगे इतना आपको हेल्प मिलेगी। आप करके जाएंगे, उसके बाद एग्जाम देके आके यहाँ कमेंट करके हमको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस मैच हुए आपके। ठीक, पैसेज देखिए 15 नंबर का पैसेज आएगा, उसमें गद्यांश का पैसेज आएगा और पद्यांश का पैसेज आएगा, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो। ग्रामर आपको अलग से नहीं पढ़नी है, ग्रामर के बजाय आप पेडागॉजी पढ़ सकते हो, क्योंकि ग्रामर आपका बस पैसेज में इसका जो पूछेगा आपका तत्सम क्या है, इसका विलोम क्या है, बस ऐसे बेसिक ग्रामर आपकी पूछी जाती है, उतना तो आपको आता ही होगा। अब तत्सम और विलोम पढ़ने के लिए आप पूरा ग्रामर तो नहीं पढ़ोगे ना, फिर तो आपका 2 महीने इसी में चला जाएगा ना, ग्रामर तो कम है नहीं। इसलिए ग्रामर के बजाय आप पेडागॉजी पढ़ें, क्योंकि पेडागॉजी आपकी 15 नंबर की हर सब्जेक्ट में आती है। सीडीपी में 15 नंबर की आ जाएगी, मैथ में जो है आपकी 15 नंबर की पेडागॉजी आ जाएगी, और लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपकी पेडागॉजी आएगी। ठीक, तो ये होती है, आप पेडागॉजी पढ़ें, बेसिक ग्रामर आप ना ही पढ़ें तो बेहतर होगा। तत्सम विलोम तो आपको आता ही होगा, वो आप कितना भी पढ़ लें, ज़रूरी नहीं है कि वही पूछा जाए। ठीक, तो पैसेज अगर आप किए रहेंगे, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर एक आध, देखो पैसेज का भी मैच नहीं करता है। ठीक, अलग अलग पैसेज हर बार देते हैं, बट प्रीवियस ईयर से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर करें, हमें आपको बार बार कहते हैं, इसलिए हम भी कराते हैं, पर टॉपिक के बाद आपको प्रीवियस ईयर कराते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा है। ऐसे आपको सीटेट की तैयारी करनी है। अगर आप कोर्स वगैरह सोच रहे हैं कि हम कोई कोर्स लें तभी हमारी तैयारी होगी, नहीं तो तैयारी नहीं हो पाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, टीचरों की कमी नहीं है, ना तो पढ़ने वालों की कमी है। अगर आप एक टीचर को एक दिन लगा दें और एक टीचर बेहतर चुन लें और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप पढ़ें, हर टीचर अच्छा होता है आपको, जब आप सेल्फ ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई टीचर आपका एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, आपको ही देना है, आपको ही टिक मारना है। ठीक, बस आपको हम लोग बता सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं ना, बाकी करना तो आपको ही है, एग्ज़ाम भी आपको देना है, ऐसा है नहीं कोई टीचर जाएगा। तो एक टीचर आप चुन लीजिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा इधर उधर भटकने का। अगर आप 10 टीचर से पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न बहुत होगी। एक टीचर चुन लीजिए जिसको आप जो समझ आती हो, मैथ कहीं और समझ आती हो तो वहाँ मैथ पढ़ लें, कहीं सीडीपी अच्छी पढ़ाती हो तो वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक, आप एक टीचर चुन लीजिए, चाहे आप एक दिन लगा दीजिए, ऐसा नहीं कि फिर आपका डेली का दिन तो नहीं ख़राब होगा अगर आप एक दिन में चूज़ कर लेंगे कि ये टीचर हमें अच्छा पढ़ाता है। ठीक, बाकी हम सीटेट की तैयारी करते हैं, अगर आपको हमसे समझ आता है तो हम सीटेट की तैयारी करते हैं, हर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आप जो भी आपके विचार हों कोशिश करेंगे, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न हो उसको हम सॉल्व करें। ठीक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सिलेबस को और टीचर को चुन के रखें। ठीक है।